ओके हल्का सा रिवीजन करेंगे 230 का और फिर जहां से चैप्टर बचा हुआ है वो स्टार्ट करेंगे। अपन ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था ऐसे 200, नाम क्या था? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। सो ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जहां हमने सबसे पहले समझा कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है, जहां पे हमने देखा कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा रिकॉर्ड है जहां पर बेसिकली 3 चीजें जरूर मिलती है। पहला, जो भी ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर ने परफॉर्म किए, दूसरा परफॉर्म करके जो एविडेंस उसने ऑब्टेन किए, और तीसरा एविडेंस के अकॉर्डिंग उसने जो कंक्लूजन ड्रॉ किए। ये सारी चीजें जिस डॉक्यूमेंट में रहती है वो सब क्या कहलाता है? और इसको जनरल भाषा में हम क्या बोलते हैं? वर्किंग पेपर। परफेक्ट। उसके बाद हमने देखा कि परफेक्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एक्सटेंट क्या होता है। तो हालांकि कोई नंबर ऑफ पेपर्स के इसमें हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन एक्सटेंट को कैसे मेजर किया जाता है कि भाई अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन देखकर कोई भी एक एक्सपर्ट ऑडिटर ये 3 बातें समझ जाए तो आप मान लेंगे कि आपका एक्सटेंट क्या है? पूरा है। और वो 3 बातें क्या थी कि आपने कौन से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए थे, उसका रिजल्ट क्या रहा, और आपकी पूरी ऑडिट में सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट मैटर कौन कौन से अराइज हुए थे और आपने उनको कैसे डील किया। उसके बाद हमने देखा था कि जब से ऑडिट रिपोर्ट आप जारी करेंगे उसके 7 साल तक आपको उनको रिटेन करना जरूरी है, फिर आपकी इच्छा है रिटेन करना या नहीं करना। उसके बाद हमने देखा था कि जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है वो सोलली किसकी प्रॉपर्टी होती है? ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है। और ऑडिटर अपने डिस्क्रिशन, अपनी इच्छा से कोई एक्सट्रैक्ट या फिर कोई पार्ट किसी के साथ शेयर कर सकता है, लेकिन उसमें भी उसकी इंडिपेंडेंस की वैलिडिटी क्या नहीं होनी चाहिए? कम नहीं होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि ना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हर एंटिटी के लिए सेम नहीं हो सकता, अलग अलग होगा, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड होगा, जैसे कि साइज ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ प्रोसीजर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ एविडेंस एंड ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड सम अदर। पर्पस हमने देखा कि भाई ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कर क्यों रहे हैं, तो कुछ पर्पस था इंस्पेक्शन से रिलेटेड और कुछ पर्पस था किससे रिलेटेड? टीम से रिलेटेड, है ना? कि भाई जब आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अच्छा करते हो, आपकी जो प्लानिंग और परफॉर्मिंग होती है दोनों ही ऑडिट की वो क्या होती है? बेहतर होती है। आपकी टीम के अंदर जो आपका कोऑर्डिनेशन होता है वो भी कैसा होता है? अच्छा होता है। अगर आप पर कोई इंस्पेक्शन लागू किया जाता है तो उसमें आपको एज एन एविडेंस काम करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, और बहुत सारे हमने फैक्टर्स देखे थे। फिर हमने देखा कि ऐसे तो असेंबली आपको जल्दी से जल्दी कर लेनी चाहिए फाइल की, क्योंकि जितना पुराना होता जाएगा उतना ही ज्यादा एक तरह से ना आप भूलते जाओगे कि आपने क्या काम किया था और क्या नहीं। ओके, तो आपको जल्दी असेंबल करना चाहिए, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू आवर बुक जो टाइम लिमिट दिया गया है वो है 60 डेज ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के। ऑडिट रिपोर्ट के 60 दिन के अंदर अंदर असेंबली हो जानी चाहिए फाइल की। आप उसमें चेंजेस कुछ भी नहीं कर सकते एक्सेप्ट सम एडमिन चेंजेस। ये हमने कर लिया था। आज हम देखेंगे इसके आगे का पोर्शन। चलो, ये तो कर ही लिया था। देखो यहाँ पे ना कुछ टॉपिक्स को एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे कि हमने देखा था कि ना एक अभी जो आपने देखा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एक्सटेंट कब पूरा होता है, कब वो सही माना जाता है, जब एक एक्सपर्ट ऑडिटर ये समझ ले उसको देखकर कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुए थे ऑडिट करते दौरान और ऑडिटर ने उन पर क्या जजमेंट बनाया था। अब उस पॉइंट को यहाँ पर क्या किया गया है? एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ध्यान एकदम बुक में होना चाहिए, कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। ओके, सब फोन बंद कर देंगे, कोई और काम कर रहे हैं, सारा बंद हो जाना चाहिए। Judging the significance of a matter requires an objective analysis of the fact and circumstances. देखो, कोई भी मैटर, कोई भी मुद्दा सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये हर पर्सन के लिए क्या होगा? अलग अलग होगा ना यार। कोई एक मुद्दा हो सकता है तुम्हारे लिए क्या हो? बहुत जरूरी हो, पर उसके लिए जरूरी ही ना हो। तो सबका अपने जजमेंट पे डिपेंड करता है कि यार देख, एक ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो उसको कुछ सिग्निफिकेंट लग सकता है, और उसकी जगह अगर सेम ऑडिट कोई और कर रहा होता तो हो सकता है उसे कुछ और सिग्निफिकेंट लगता। तो बेसिकली सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर इज द मैटर ऑफ जजमेंट। ओके, जजमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं कि अगर इस तरह के कोई मैटर्स अराइज होते हैं तो आप इसको सिग्निफिकेंट मान सकते हो, जैसे कि मैटर्स दैट गिव राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क। अगर कोई मैटर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को बढ़ाता है या ऑडिट रिस्क को बढ़ाता है तो बेसिकली वो मैटर मेरे लिए क्या हो जाता है? सिग्निफिकेंट हो ही जाता है। रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इंडिकेटिंग ए दैट एफएस कुड बी मटेरियली मिसस्टेटेड or a need to revise the auditor's previous assessment of
डोमम। देखो ऐसे मैटर्स जो कि इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि या तो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या है, तो यार ऐसा कोई मुद्दा, ऐसा कोई इवेंट, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई सर्कमस्टेंस जो ये इशारा कर रहा है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं, मटीरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, तो वो मैटर तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा ही होगा। और दूसरा कि भाई हो सकता है कि वो मैटर ऐसा हो जिससे कि आपका प्रीवियस असेसमेंट ही बदल जाए। आपने पहले सारा ना अपना ज्ञान वगैरह लगाकर ये कंक्लूड किया था कि ये चीज क्या है, सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। आपको एक ऐसा इवेंट हो गया, कोई एक ऐसा मैटर मेरे सामने आ गया जिसके कारण मुझे लग रहा है कि नहीं यार, जो मैंने पिछले कल जजमेंट लिया था ना, वो क्या था, जब आपका कोई मैटर खुद जजमेंट तो यार चेंज करने को ही क्या हो गया बेटा, इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, तो डेफिनेटली वो अपने आप में क्या रखता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जिसके कारण आपको खुद का ही जजमेंट क्या करना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ रहा है, तो वो मैटर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा, तो ही तो ऐसा करना पड़ रहा है। और क्या सिग्निफिकेंट हो सकता है, दैट कॉजेज सर्कमस्टेंसेस दैट कॉजेज द ऑडिटर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन अप्लाइंग द नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर। देखो मैंने एक प्रोसीजर लगाने की सोची, इंक्वायरी, ठीक है, अभी कुछ भी चेक कर रहे हैं, मानो कि हम लोग डिबेंचर चेक कर रहे हैं या फिर हम लोन चेक कर रहे हैं, व्हाटएवर, ठीक है, बोरोइंग्स चेक कर रहे हैं, बोरोइंग्स चेक कर रहे हैं, और इसके अंदर मैंने मेरे प्रोग्राम में लिखा था कि जब मैं ये वाला एरिया चेक करूंगी तो मुझे पहले लगाना है इंक्वायर टू मैनेजमेंट या इंक्वायर टू लीगल ऑफिसर्स, दिस इज लीगल एक्सपेंस में चेक कर रही हूँ, ठीक है, हाँ ये मानते हैं, चलो ये एग्जांपल लेते हैं, लीगल एक्सपेंस आप चेक कर रहे हो, और जब आपने प्रोग्राम बनाया था आपने प्रोसीजर लिखा था कि लीगल एक्सपेंस को चेक करने के लिए मैं जो प्रोसीजर लगाऊंगी वो है इंक्वायरी। इंक्वायर हम किससे करेंगे, जो कंपनी के बेसिक लॉयर्स हैं उनसे हम क्या करेंगे, इंक्वायर करेंगे। हम आए लीगल एक्सपेंस पे, हमने कोशिश करी ऑडिट प्रोसीजर लगाने की, लेकिन मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि आप हमारे लॉयर से बात नहीं कर सकते, वो बिजी हैं। हमने कहा 10 दिन बात कर लेंगे, हम 10 दिन बाद वापस गए, वो बोले नहीं अभी तो वो कहीं बाहर गए हैं। फिर हमने 2 दिन बाद अप्रोच किया, फिर बोल रहे कि नहीं वो ऐसे अभी आपसे बात नहीं कर सकते, आप उनसे बात नहीं कर सकते। क्या तुम्हारा दिमाग नहीं ठनकेगा, डेफिनेटली नहीं ठनक रहा तो तुम में प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका मतलब जो ऑडिट प्रोसीजर मैंने लगाने का सोचा था वो रीजनेबल सा था, उसमें कोई बहुत महान बात नहीं थी, पर मुझे लगाने में क्या हो रही है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, तो ये मैटर भी मेरे लिए क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंट हो जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ओके। Findings that could result in a modification to opinion or inclusion of an emphasis of matter paragraph in the auditor's report। अब आप कहोगे मैम ये modification क्या होता है और emphasis of matter paragraph क्या होता है। एक बार के लिए खाली इसको हल्का सा आप ये वाला पॉइंट मार्क कर लो और छोड़ दो। ये दोनों शब्द मैं आपको रिपोर्ट के साथ समझाऊंगी, ठीक है। मतलब इस चैप्टर के एंड में थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूंगी आपको, रिपोर्ट का क्या होता है, ओपिनियन क्या होता है, वहां पर आपको समझ में आएगा। चलो ठीक है, परफेक्ट। अभी हमारे पास क्या, ये करने के बाद बहुत टाइम बचेगा, मैं तुम्हें वो ओपिनियन वाला पोर्शन आज ही समझा दूंगी। चलो, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट मेड वेयर सिग्निफिकेंट सर्व्स टू एक्सप्लेन द ऑडिटर कंक्लूजन एंड टू रिइंफोर्स द क्वालिटी ऑफ जजमेंट। पहले इन्होंने बताया अभी ऊपर कि कौन कौन से मैटर आपके लिए क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। अब ये नीचे बोल रहे हैं कि उन मैटर्स पर आपने जो जजमेंट दिया होगा, अरे सारे मैटर ऊपर वाले सिग्निफिकेंट थे तो उसका मैंने कुछ तो किया होगा ना, जब वो अराइज हुए होंगे, जब मेरे सामने आए होंगे, तो आपने जो भी जजमेंट उन पर दिया था, जहां भी वो सिग्निफिकेंट था, वो एक तरह से आपके कंक्लूजन को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा कि आपने जो ओपिनियन दिया है कि हाँ यार सब कुछ ट्रू और फेयर है या फिर ट्रू और फेयर नहीं है, या आपने जो भी कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं उसको सपोर्ट करने के लिए काम आएगा क्या, आपका जजमेंट। इसलिए आपको उसको डॉक्यूमेंट करना जरूरी है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपको ही फर्दर क्या करेगा, हेल्प करेगा। Such matter are of particular interest to those responsible for reviewing the audit documentation, including those carrying out subsequent audits when reviewing matters of continuing significance। तो ठीक है, नॉर्मल सी बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जब भी आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू होता है, इंस्पेक्शन में या फिर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में या किसी भी तरह से आप खुद ही रिव्यू कर रहे हो, व्हाटएवर, उसमें ये सब चीजें बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है क्योंकि वो आपका पॉइंट प्रूव करने का काम करती है। बात समझ में आ गई क्या, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, examples of circumstances in which it is appropriate to prepare the audit documentation relating to the use of professional judgment। देखो वैसे अगर मैंने क्या दिमाग लगाया, क्या जजमेंट लिया या फिर क्या सोचकर मैंने ये काम किया, सोच लिखनी हमेशा जरूरी नहीं होती। यार सोचो यार, मैं पूरे दिन सोचती रहती हूँ ऑडिट में कुछ ना कुछ, सब कुछ लिख दें क्या,
सारे दिन जजमेंट ही लगाते रहते हैं, तो हर जजमेंट लिख दें क्या? मतलब ये कोई बात थोड़ी ना है, लेकिन कभी कभी आपको वो जजमेंट, वो सोच भी लिखनी पड़ती है। तो ऐसे कौन से मैटर्स हो सकते हैं जहां पर आपको अपना जजमेंट तक क्या करना पड़ता है? रिकॉर्ड करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट करना पड़ता है कि यार ये सोचा मैंने, फिर ये काम किया। बात समझ में आ रही है? चले कब करना पड़ेगा, पढ़ो। कौन पढ़ेगा? चलो मैं पढ़ती हूँ। Rationale for the auditor's conclusion when a requirement provides that auditor shall consider certain information or factor that is consideration is significant in context of a particular engagement. देखो, जब भी हम कोई भी engagement पर काम करते हैं, कोई भी clients पर काम करते हैं, ऐसी कोई भी significant चीज जो तुमको कोई particular information या फैक्टर को क्या करने के लिए मजबूर करती है बेटा, उसको कंसिडर करने के लिए मजबूर करती है कि यार आपको ना इंडस्ट्री का ये फैक्टर कंसिडर करके ही चलना पड़ेगा, या फिर आपको ये रिक्वायरमेंट कंसिडर करके ही चलना पड़ेगी, तुमने ऐसा जजमेंट बनाया है, तो ऐसा क्यों किया? आज समझ में आ रही है? इस तरह के कंक्लूजन्स को भी आपको क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, जजमेंट को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। और कब हो सकता है? Basis for auditor's conclusion on the reasonableness of the area of the subjective judgment. For example, reasonableness of the significant accounting estimate. देखो, जहां पर मैनेजमेंट ने क्या लगाया है? जजमेंट लगाया है। प्रोविजंस वाला एरिया, ठीक है, एस्टिमेट्स वाला एरिया, ये आपने एएस में पढ़ा होगा ना, अकाउंटिंग एस्टिमेट। ओके, तो आपका एस्टिमेट्स वाला एरिया, प्रोविजन वाला एरिया, जहां पर भी मैनेजमेंट का जजमेंट लगा है, तुमने उसे भी तो सही या गलत बोला ही होगा ना। हाँ, मैनेजमेंट का जजमेंट जहां लगा है, तुमने बोला हाँ 5% का प्रोविजन मैनेजमेंट ने लगाया है, ठीक है, तो तुमने क्या सोचकर उसको ठीक है बोला है, जो ऑलरेडी अपने आप में जजमेंट है, ठीक है, वो भी तुम्हें रिकॉर्ड करना चाहिए। वहां पर तुम्हारा जजमेंट ही लगा ना, कोई लॉजिक तो काम नहीं, मतलब कोई लॉजिक तुमने दिमाग में सोचा होगा, लेकिन कोई फिजिकल एविडेंस मेरे पास नहीं है, कोई बिल्स मेरे पास नहीं है, कोई फॉर्मूला मेरे पास नहीं है उस चीज के लिए, ठीक है, दैट इज प्योरली जजमेंट, और उस जजमेंट पे तुमने कोई ना कोई जजमेंट दिया है। सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ? ऐसे जजमेंट्स को रिकॉर्ड करना मेरे लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है। Basis for auditor's conclusion about the authenticity of a document when further investigation, क्या हो गया इसके? Basis for auditor's conclusion about the authenticity of the document when further investigation is undertaken in response to condition identified during the audit that caused the auditor to believe that document may not be authentic. देखो, पहले एक डॉक्यूमेंट देखकर ऑडिटर ने सोचा कि ये ऑथेंटिक नहीं है, उसने उस पर फर्दर क्या किया? इन्वेस्टिगेशन किया, जांच पड़ताल करी, लास्ट में उसने कंक्लूड किया कि ये डॉक्यूमेंट क्या है? सही है। लेकिन सबसे पहले तो कोई कंडीशन ऐसी आई होगी ना जिसको देखकर उसे लगा कि वो डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो उसने ऐसा क्या जजमेंट उस पर दिया जिससे उसका ये जो सोचने का तरीका है वो चेंज हो गया। बेसिकली ये भी एक सिग्निफिकेंट जजमेंट का पार्ट हो सकता है। देखो एक बात बताऊं, इसका ना कोई भी लिमिट नहीं है, तो उन्होंने 2-3 यहाँ पे छोटे-छोटे ऐसे एग्जांपल दे दिए कि भाई जब तुम्हारा खुद का ही जजमेंट चेंज हो रहा है तो तुम उस पर तुमने क्या सोचकर जजमेंट दिया वो रिकॉर्ड कर लो। मैनेजमेंट का जजमेंट जहां लग रहा है उस पर तुमने कैसे जजमेंट दिया वो रिकॉर्ड कर लो। बट देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस जहां पे तुम अपना जजमेंट क्या कर सकते हो? रिकॉर्ड कर सकते हो। ये सारा ही मैटर किसका है? ऑडिटर की जजमेंट का ही है कि उसको खुद का जजमेंट कौन सा रिकॉर्ड करना है या नहीं करना। एक्चुअली पूरी ऑडिट में ही काम क्या करता है? पूरे ऑडिट में ऑडिटर का जजमेंट काम करता है। ये एरिया सिग्निफिकेंट है, ये एरिया सिग्निफिकेंट नहीं है, जो सिग्निफिकेंट है उसको मुझे इस तरह से चेक करना है, उस पर ये जजमेंट्स लगाने हैं, सबको मतलब एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन हिज प्रोफेशनल जजमेंट। इसीलिए हमें एक्सपर्ट कहा जाता है उस फील्ड का, क्योंकि हर चीज हमारे सिर्फ और सिर्फ जजमेंट पर डिपेंड कर रही है ना। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, तो अभी डॉक्टर का काम क्या होता है? समझो वो कोई ऑपरेशन कर रहा है, तो अब जो लिवर है वो लिवर है, अब उसमें वो क्या जजमेंट लगाएगा कि भाई है कि नहीं है ना। ओके, वो इंटेस्टाइन जहां है वो है, मतलब दैट इज देयर। ओके, लेकिन हमारे काम में ऐसा नहीं है। हमारे काम में एक चीज सेम चीज कोई और देखेगा तो अलग लग सकती है, हम देख रहे हैं तो अलग हो सकती है, लग सकती है, क्योंकि प्योरली काम किसका है? जजमेंट का काम है, ठीक है। और जजमेंट का काम बहुत ज्यादा क्या होता है? डेफिनेटली रिस्की होता है यार। तुम सोचो तुम्हारी सोच पर कोई विश्वास कर रहा है, तुमको लग रहा है इंपॉर्टेंट है तो सबको लग रहा है इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसलिए हम हमारा जजमेंट रॉन्ग नहीं दे सकते। ओके, और जजमेंट प्रूव करने के लिए सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ही हमारे पास लास्ट में बचता है। बात समझ में आ गई क्या? आगे बढ़ेंगे।
ये जो टॉपिक है हो सकता है तुम्हें हल्का सा कैसा लगे कि मैम पता नहीं क्या है ना, याद कर लो, क्योंकि वो मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ होते हैं ऐसे टॉपिक्स भी, नो डाउट आएंगे कि मैम, क्योंकि क्या होता है ना उन टॉपिक में खाली वो आंसर आना चाहिए 15 एग्जाम्पल का, लेकिन आते हैं खाली 2-3 एग्जाम्पल, क्योंकि उनके पास भी उतना ही मटेरियल होता है देने के लिए। ओके, तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी मिल सकते हैं, ये एक्सेप्शनल टाइप का है। ओके, कंप्लीशन मेमोरेंडम, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, समरी, पढ़ो, ये पढ़ लो, पढ़ो। Auditor may consider it helpful to prepare and retain as part of the audit documentation a summary known as completion memorandum that describes the significant matters identified during the audit and how they were addressed. देखो क्या है, सिंपल सी बात है, समरी क्या होता है, समरी क्या होता है, हाँ संक्षिप्त रूप में अपनी बात कहना है समरी। इतनी बड़ी ऑडिट करी, मतलब मैंने कोई ना 400 पन्नों का क्या बना रखा है, डॉक्यूमेंटेशन बना रखा है, इतना पढ़ने का टाइम नहीं है किसी के पास, रिव्यू करने वाले के पास, उसके लिए क्या बना सकते हो, समरी, जहां पर बेसिकली जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है और उन पर तुमने क्या जजमेंट दिया वो रिकॉर्ड कर सकते हो, सिंपल सी बात है, ताकि रिव्यू करने में सामने वाले को क्या हो, आसानी हो, इतना समय जब उसके पास नहीं होता। आगे हाँ, मतलब समरी वाली चीज बेसिकली काम ज्यादा कहाँ आती है, जहां पर बहुत बड़ी ऑडिट होती है, जहां ऑडिट ही छोटी सी है, मेरे डॉक्यूमेंटेशन ही छोटा सा, वहां पे समरी भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जब बहुत बड़ी बड़ी ऑडिट्स होती है वहां डेफिनेटली समरी क्या करती है, काम देती है। हाँ ठीक है, एक ही एक बात है, आगे that the auditor has not met or is unable to meet that would prevent the auditor from achieving the auditor's objective. क्या बोल रहे हैं, समरी में सिग्निफिकेंट मैटर के साथ साथ आप एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि तुम्हें पता है हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, ओपिनियन देना, पर मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कि हर स्टैंडर्ड का भी अपना एक क्या है, ऑब्जेक्टिव है, बताया था ना, हर स्टैंडर्ड का, जैसे कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक स्टैंडर्ड है, इसका भी अपना क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। ओके कि भाई ये स्टैंडर्ड क्यों बना, क्या इस स्टैंडर्ड के द्वारा आपको क्या अचीव करना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, हर स्टैंडर्ड का अपना क्या है, पर कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी आती है कि मैं ना स्टैंडर्ड जो मेरे पर एप्लीकेबल है उसको अचीव नहीं कर पाती, तो जब ऐसा कोई केस होता है ना, अब वो भी दैट इज अपने आप में सिग्निफिकेंट यार। ओके, तो आप इस तरह का केस भी अपनी समरी में डाल सकते हो कि ये कारण थे जिसके कारण मैं इन ऐसे का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सका। बात समझ में आ गई, इस तरह की बात भी आप अपनी समरी में डाल सकते हो। परफेक्ट, ओनरशिप मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है, ये सारा आपका ऐसे 230 है, बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड है, बहुत बड़ा नहीं है, आपको मे बी लग रहा आपने 2 दिन में तो 1.5 दिन में तो खत्म ही हो गया एक तरह से, आधी क्लास तो बची है अभी, ठीक है, तो बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड है। चार्ट वाला पोर्शन मेजर टॉपिक्स है, ये जो 2-3 टॉपिक है ये एडिशनल टॉपिक तो मान सकते हो, सिग्निफिकेंट मैटर वाला टॉपिक मुझे लगता है एक बार एग्जाम में आ गया है, उसके बाद से ही आपकी बुक में ऐड हुआ है, पहले ऐसा कोई टॉपिक नहीं हुआ करता था। तो अभी इस चैप्टर का टेस्ट भी अपन लेंगे बहुत जल्दी, ठीक है, इससे पहले देखो अगला चैप्टर स्टार्ट करा तो दूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर ना उससे भी पहले मुझे लग रहा है कि इस चैप्टर में जो 2 शब्द छुड़वाए हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए, वो आपका समय आ गया है समझने का, क्योंकि आगे के चैप्टर में वो बहुत ही ज्यादा यूज किया जाएगा, ठीक है। कुछ बेसिक टर्म में तुम्हें ऑलरेडी करा चुकी हूँ, कुछ बेसिक टर्म अपन और आज पढ़ेंगे। चलो कैसे बात करें, ये क्या है गंदा सा, मैं थोड़ा अच्छा लिखने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, मैंने वीडियोस देखे मेरे, सब कुछ बहुत अच्छा है, ये चीज बहुत ही गंदी है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिख रही है। मेरी राइटिंग हमेशा से ऐसी है, हमेशा से, मतलब 12th क्लास में भी माय इंग्लिश टीचर ऑलवेज यूज्ड टू से कि तुम बहुत ज्यादा अच्छा लिखती हो, तुम्हारी वोकैब बहुत अच्छी है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा वो आता था ना राइटिंग मटेरियल, राइटिंग सेक्शन, तो तुम बहुत अच्छा लिखती हो, पर सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा कि तुमने लिखा क्या है, तो वो क्या कर लेगा लिखती बहुत अच्छा है पर समझ नहीं आता कि लिखती क्या है मैं तो तेरे को साल भर से पढ़ा रहा हूँ तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत समझ पा रहा हूँ, अदरवाइज, और ऐसा नहीं कि मैं ऐसा डॉक्टर वाली राइटिंग नहीं थी पहले मेरी, पहले मैं ऐसे लिखती थी, जो श्रुति लिखना है तो SHRU, मतलब
ऐसा ऐसा घूम जाते थे मेरे वर्ड्स नीचे से बहुत ज्यादा। तो वो मुझे हमेशा ये कहते थे कि यार अच्छा लिखती है लेकिन लिखा हुआ समझ भी आना चाहिए सामने वाले को। सो फिर सीए आया, सीए की तैयारी करी, राइटिंग थोड़ी खराब हुई और खराब हुई, फिर सीए हो गया तो राइटिंग की धज्जियां ही उड़ गई, एकदम ही जीरो हो गई। सही में अब तो डॉक्टर वाली राइटिंग हो गई है पूरी, उनकी भी आजकल भी एक दो डॉक्टर्स की भी अच्छी हो गई है राइटिंग। नए नए जो डॉक्टर्स आ रहे हैं उनकी राइटिंग बहुत अच्छी हो रही है, पर फिर उनकी ना वो प्रिस्क्रिप्शन देके डाउट होता है यार राइटिंग अच्छी है गड़बड़ तो नहीं है ना। तो कभी किसी की राइटिंग अच्छी होती है तो गड़बड़ लगती है, किसी की नहीं होती है तो भी गड़बड़ लगती है। जजमेंट, ओके, एक ही चीज का अलग अलग। अब कुछ बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी है, मतलब मेरे लास्ट बैच में एक दो बॉयज थे, इतनी शानदार उनकी, लिटरली मजाक साका से मैं नहीं बोल रही, इतनी शानदार राइटिंग थी उनकी, मतलब गलत चीज भी मेरा मन करता था मैं सही कर दूं, इतना सुंदर लिखा होता था। और लड़कों की मतलब गर्ल्स से 1000 गुना अच्छी राइटिंग, 1000 गुना। ऐसा भी होता है, ये देख रहे हो तो तेरी है क्या मेरी है क्या, किसकी राइटिंग अच्छी है यहाँ पे? मैंने तो भाई अभी किसी की कॉपी चेक करी नहीं, आएगी सामने। लास्ट बैच में मतलब शानदार, इतना अच्छा, गलत को सही करने का मन करता था। तब समझ में आया कि हाँ प्रेजेंटेशन का कुछ तो फर्क तो पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। मतलब प्रेजेंटेशन मतलब राइटिंग का भी कुछ तो असर होता है, प्रेजेंटेशन का तो होता ही है। ओके, आप क्या चीज हाईलाइट कर रहे हो, क्या चीज अंडरलाइन कर रहे हो, कितने किस तरह से लिख रहे हो। कुछ बच्चे घौंच पांच करके लिखते हैं, सब कुछ सही लिखते हैं, चेक भी नहीं करती मैं तो नहीं पढ़ती घौंच पांच लिखा हुआ, बिल्कुल नहीं। मैं तो मेरे बच्चों को पहले बोल देती हूँ घौंच पांच लिखोगे मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। देखो प्रेजेंटेशन की ना मैं एक बात बताती हूँ तुमको, ओके, शायद मैंने तुम लोगों से पहले भी ये शेयर की प्रेजेंटेशन की एक बात, एक छोटी सी बात मैं और बताती हूँ। तुम लोग कितने घंटे लगा के अपना एग्जाम लिखते हो या अपना पेपर लिखते हो? कितने घंटे लगा के अपना पेपर लिखते हो? हम लोग ना 3 घंटे लगा के हमारा पेपर लिखते हैं। 3 घंटे लगाकर लिखा हुआ पेपर चेक करने के लिए सामने वाले के पास 3 मिनट भी नहीं है। तुम्हें पता है उनके पास भी क्राइटेरिया होता है चेकिंग का कि आपको इतनी कॉपीज आज में चेक करके देनी है, ओके। उनके पास 3 घंटे, तुमने अपनी जी जान मेहनत लगाकर जो एग्जाम लिखा है वो 3 मिनट भी उसको चेक करने में शायद प्रॉपर नहीं देते होंगे। तो तुमको अपनी बात उसको इस तरह से समझानी है कि तुम्हारी 3 घंटे का मैटर वो 3 मिनट में समझ जाए। अब सोचो प्रेजेंटेशन जरूरी है या नहीं है, सोचो है कि नहीं है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन। मैम सही तो लिखा है, आपको पढ़ना चाहिए। अरे भाई, तुम्हारी बात जो तुम 3 घंटे में लिख के आ रहे हो, तुम इस तरह से लिखनी पड़ती है कि उसको 3 मिनट में क्या आ जाए, सामने वाले को समझ में आ जाए। और वो तुम अगर सही प्रेजेंट नहीं करोगे, किसी के पास टाइम नहीं है तुम्हारी गाथा पढ़ने का, ओके। इतना इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन। थ्योरी पेपर की बात कर रही हूं मैं, प्रैक्टिकल का देखो अलग क्राइटेरिया होता है, उसमें क्या स्टेप मार्किंग होती है, ओके। तुम्हारा गलत भी होता है ना आंसर, तो भी हमें नंबर आते हैं, इसीलिए प्रैक्टिकल में नंबर ज्यादा आते हैं। थ्योरी में ऐसा नहीं है। थ्योरी में अगेन ऑडिट वाला क्या काम करता है सामने वाले का? कॉपी चेक करते टाइम जजमेंट, उसके जजमेंट में सही है तो सही है, नहीं तो नहीं है। उसके सामने सजेस्टेड आंसर की कॉपी पड़ी होती है, उसमें जो वर्ड्स उसको पॉपअप करते हुए दिख रहे हैं, ऐसे भेजता सजेस्टेड आंसर की कॉपी, अपनी मर्जी थोड़ी ना चेक कर देते हम, ठीक है। उसके अंदर जो रेफरेंसेस, जो पॉइंट्स, जो हाईलाइट वर्ड्स दिखते हैं वो आपके आंसर में है, आंसर सही है वरना गलत है। तो अब सही होके भी 4 में से 1 नंबर क्यों आता है थ्योरी में? बच्चों को लगता है हम लिख कर आए, वो नहीं लिख कर आते, वो नहीं लिख कर आते, ओके। आपकी स्टोरी पढ़ने का टाइम किसी को नहीं है, टू द पॉइंट प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। कीवर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट है लॉ और ऑडिट में, तुम इमेजिन नहीं कर सकते, इतने इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स लिखना। जैसे कि तुम लिख कर आते हो कि ऑडिट एविडेंस, एक तुम लिख कर आते हो यस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, यहां फर्क आ जाता है, इतनी सी बात नहीं। और उसको हल्का सा हाईलाइट कर दो तो और फर्क आ जाता है, ठीक है। सामने वाले को जो चाहिए वो उसे दिख गया, बात खत्म। अच्छा, उसका काम और जल्दी होगा, जल्दी कॉपी चेक होगी। सही बोल रही हूँ क्या? बहुत फर्क है बेटा। कभी ऐसा राइटिंग पर ऐसे छोटी छोटी बातें मैं तुम्हें बताती रहूंगी, क्योंकि आप सब बच्चों को ये लगता है मैम हमने लिखा है हमारे नंबर नहीं आते। नहीं लिखते, मैंने भी कॉपी चेक करी है, नहीं लिखते बच्चे, कुछ नहीं लिखते, वाकई में नहीं आने चाहिए नंबर उनके, ऐसा ही लिखते। हमारे टाइम पे हमें भी ऐसा ही लगता था कि यार सब तो लिख के आएंगे नंबर, लेकिन अब जब हम पढ़ा रहे हैं ना, जब हम चेक कर रहे हैं, तब वो मुझे समझ में आ रहा है कि यार गड़बड़ तो हम करते थे और गड़बड़ तो बच्चे करते हैं, ओके। क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर आपको हर स्टेप का, फॉर्मेट तक का नंबर मिल जाता है यार, आधा नंबर, 1 नंबर, 1/4 मार्क्स, तो जुड़ जुड़ के नंबर बन जाते हैं। यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पे सही भी गलत हो जाता है,
लॉ में, ऑडिट में। तो दो ही थ्योरी बची है बेसिकली आपके, हैवी थ्योरीज तो दो ही बची है, EIS तो हट ही गया है ना, तो हैवी थ्योरीज दो है, उसकी प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, प्रिपरेशन बहुत, राइटिंग सेक्शन बहुत ज्यादा। ऑब्जेक्टिव के भरोसे जाओगे फंसोगे इस बार, मतलब फंसते हैं बच्चे जब ऑब्जेक्टिव के भरोसे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव एकदम ऐसे आलतू फालतू नहीं डलते हैं, बहुत काम के, बहुत ही अच्छे क्लास ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ये लोग। समझ में आ रही है क्या बात? तैयारी करके जाओगे कि नहीं जाओगे? इसलिए मैंने पहले लेक्चर में क्या कहा था, समझना बहुत ही जरूरी है, याद करना उससे भी जरूरी है, और उसको लिखना सबसे ज्यादा क्या है, जरूरी है। ये जो रियलिटी, हार्श रियलिटीज जो है वो है। ओके चलो बहुत हार्श रियलिटीज बता दी। कल का संडे, कल की छुट्टी है या क्लास है? कंप्लीट? कैसा मुंह बना इसका, मैम छुट्टी है क्या पूछ रहे हो, क्या हर संडे को क्लास में आते रहे क्या मुझे लगा क्या पता सर रख लें तो मेरे को भी मौका मिल जाए रखने का क्लास, क्योंकि मैं अकेली क्लास रखूंगी तो तुम नहीं आओगे, मुझे पता है। चलो, लेकिन और सबकी क्लास ऑनलाइन भी समझ में आ सकती है, मेरी वाली ऑनलाइन समझ में नहीं आएगी तुमको। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है, बात करेंगे, इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, क्या है? ओपिनियन देना, ठीक है। ओके, अब अपन एक बहुत अच्छी बात करते हैं, फटाफट जल्दी से बात करेंगे। दो तरह के ओपिनियन होते हैं, कितने तरह के होते हैं? एक होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन और एक होता है मॉडिफाइड ओपिनियन। एक और तरह का मैं अगर बात करूं तो एक होता है डिस्क्लेमर। क्या होता है? डिस्क्लेमर। उसको कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन में भी इंक्लूड कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली दो तरह के ओपिनियन है, एक है अनमॉडिफाइड और दूसरा है मॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड का मतलब है जहां ऑडिटर कैसी रिपोर्ट देता है, समझ में आ रहा है? पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कैसी रिपोर्ट देता है? क्लीन रिपोर्ट देता है। ऑडिटर बोल रहा है कि मेरी ऑडिट के अकॉर्डिंग आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर व्यू देते हैं, देते हैं, सब कुछ कैसा है, सही है। इस ओपिनियन को क्या बोला जाता है, जो हम अभी तक पॉजिटिव पॉजिटिव ओपिनियन बोल रहे थे ना, उसका ऑडिट वर्ड क्या है? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। कोई भी मैंने मॉडिफिकेशन नहीं दी है, कोई भी रुकावट नहीं पैदा करी है, सब क्या है, सही है, मेरी तरफ से ग्रीन फ्लैग है, मेरी तरफ से क्लीन रिपोर्ट है। बात समझ में आ गई? क्या कहते हैं इस ओपिनियन को? अनमॉडिफाइड। तो दूसरा क्या होगा? मॉडिफाइड। मॉडिफाइड ओपिनियन का मतलब है मैंने क्लीन रिपोर्ट नहीं दी। अब मॉडिफाइड देने के ना दो तरीके हैं, कितने हैं? यस, मॉडिफाइड देने के दो तरीके हैं, चलो ये यूज कर लेते हैं। एक है क्वालिफाइड, क्या है? क्वालिफाइड। और एक है एडवर्स। क्या है? एडवर्स। देखो, अनमॉडिफाइड का तो कोई मतलब कोई क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, क्लीन तो मतलब क्लीन, बात खत्म। पर मॉडिफाइड का क्लासिफिकेशन है, एक है क्वालिफाइड मॉडिफाइड और एक है एडवर्स मॉडिफाइड। जब मैं मेरे ओपिनियन को क्वालिफाई मॉडिफाई करती हूँ, क्वालिफाइड मॉडिफाइड करती हूँ, क्वालिफाइड करती हूँ, इसका मतलब है मैं कह रही हूं, देखो ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रही हूं क्वालिफाइड के अंदर, कि इस एरिया के अलावा या इस मैटर के अलावा बाकी सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा व्यू देता है? ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। मतलब मैंने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गलत नहीं बताया, पर कुछ ऐसी गलती है जिसको मुझे अलग रखना पड़ेगा। मैं क्या बोल रही हूं क्वालिफाइड ओपिनियन में, कि इस मैटर के अलावा, इस पर्टिकुलर गलती के अलावा, इस पर्टिकुलर एरिया के अलावा बाकी सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करता है? ट्रू और फेयर व्यू देता है। ये कौन सा क्लीन रिपोर्ट तो नहीं है, क्लीन रिपोर्ट तो नहीं है, मैंने धब्बा तो लगा दिया उस रिपोर्ट पे, ठीक है, पर ये धब्बा कैसा है? क्वालिफाइड है। मैंने पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट काट कर नहीं फेंका, मैंने पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत नहीं बताया, मैं तो बस उस एक चीज को क्या कर रही हूं बेटा, अलग कर रही हूं, जो कि मुझे लगता है कि ये चीज समझ में आनी लोगों को बहुत ही ज्यादा क्या है, जो गलत है, जो डेफिनेटली क्या है, गलत है। लेकिन इस गलती का असर बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, गलत को गलत तो बताना ही पड़ेगा ना, लेकिन वो गलती इतनी ही है कि उसका असर बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर नहीं पड़ रहा, तो वो गलती कौन सी होगी? मतलब उस पर ओपिनियन कौन सा जाएगा? बात समझ में आया? अब बात करते हैं एडवर्स की। एडवर्स ओपिनियन में ऑडिटर क्या बोल रहा है कि कुछ गलतियां हैं, ये गलतियां हैं, ठीक है, और इनके कारण पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही क्या है? गलत है।
पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही क्या नहीं देता, ट्रू और फेयर व्यू नहीं देता। मतलब ये गलतियां इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी सिग्निफिकेंट है, इतनी ज्यादा परवेसिव है। परवेसिव का मतलब पता है क्या होता है? परवेसिव जो हर जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब इसका जो असर है ना इस गलती का, ये इतना भारी है कि ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपस में कनेक्टेड तो है ही, पीएनएल से बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से पीएनएल और बैलेंस शीट में भी आपस में चीजें कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती है जिसका असर ना सिर्फ उस एरिया पर ही पड़ता है, ओके, बाकी एफएस पर नहीं पड़ता। तो ऐसे में सारे एफएस को गलत बताना सही बात नहीं है, ठीक है। तो मैं कैसा ओपिनियन देती हूँ, क्वालिफाइड मॉडिफाइड, ठीक है। लेकिन कुछ गलतियां इतनी ज्यादा हो जाती है, कुछ फ्रॉड इतने भारी हो जाते हैं, कुछ एरर इतने भारी हो जाते हैं कि उसका असर बाकी सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर भी पड़ता है। और इस केस के अंदर क्या होगा, आप कैसा ओपिनियन इशू करोगे, एडवर्स मॉडिफाइड या एडवर्स ओपिनियन इशू करते हो। दोनों ही ओपिनियन को क्या बोला जाता है, मॉडिफाइड। पर मॉडिफाइड में लेवल चेंज हो गया, कुछ क्वालिफाइड है, कुछ एक है, मैंने हल्का सा नहीं भी बताऊं अभी तो चल जाएगा वैसे, पर डिस्क्लेमर। देखो डिस्क्लेमर क्या होता है, डिस्क्लेमर का मतलब है कि कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी आ गई, ठीक है, कि कुछ गलतियां इतनी ज्यादा है या फिर कोई चीज मुझे चाहिए थी और वो नहीं मिल रही, पर वो इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मैं मेरा ओपिनियन ही नहीं दे पा रही। डिस्क्लेम का मतलब क्या है, मैं क्या बोल रही हूं, भाई साहब मैं मेरा ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकती। क्लीन रिपोर्ट है क्या ये, नहीं, पर ना हम इसको क्वालिफाइड भी नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि मैंने कुछ ओपिनियन ही नहीं दिया ना, और एडवर्स तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते, तो इसे हम कहते हैं डिस्क्लेमर। क्या बोलते हैं, हमने ओपिनियन ही क्या कर दिया, अपना डिस्क्लेम कर दिया कि भाई हाथ जोड़ लिए, मैं तो ओपिनियन नहीं दे सकती। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं मेरा ओपिनियन ही फॉर्म नहीं कर पा रही कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है, ये मैं डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रही, तो मैं मेरा ओपिनियन ही फॉर्म नहीं कर सकती, उसे क्या बोलते हैं, क्लियर है क्या? एक बार हल्का सा 2 मिनट, ओपिनियन कितने तरह के होते हैं, पहला क्या है, दूसरा क्या है, परफेक्ट। अनमॉडिफाइड का मतलब है कैसी रिपोर्ट जारी हो रही है, क्लीन रिपोर्ट, ऑडिटर इज सेइंग एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर, ओके। मॉडिफाइड के अंदर दो तरह की मॉडिफिकेशंस हो सकती है, एक है क्वालिफाइड और दूसरा है क्वालिफाइड। का मतलब है जहां पर ऑडिटर कहता है कि इस एरिया, इस बात और इस मैटर के अलावा बाकी सारा एफएस क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, ठीक है, या सब कुछ सही है। और एडवर्स का मतलब है ऑडिटर कह रहा है कि भाई ये मैटर इतना बुरा है, ये गलती इतनी ज्यादा है, सारे के सारे एफएस को इफेक्ट करती है, इसलिए सारा का सारा एफएस ही क्या है, ट्रू और फेयर व्यू नहीं देता, गलत है। ये आपके ओपिनियन की, अब से हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, अब से हम बोलेंगे अनमॉडिफाइड ओपिनियन या मॉडिफाइड ओपिनियन। क्लासिफिकेशन बोलने की नीड नहीं, लेकिन अनमॉडिफाइड या, आपका इसमें ना पूरा का पूरा जो ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर है कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पे बेस्ड है, और इतना इंपॉर्टेंट है। आप लास्ट अटेम्प्ट्स के अंदर उसका मार्क्स क्राइटेरिया देना, आपकी बुक में नहीं है इस बार शायद, पर आप चेक करना कहीं पर भी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा है, ओके, लेकिन फिर भी अच्छे खासे नंबर का आ जाता है। ये आपकी हुई बात किसकी, अब आप वो लाइन अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, जो छुड़वाई थी। पढ़ें क्या, एक बार देख लेते, तुम नहीं पढ़ोगे खुद से, तुम कुछ नहीं करने, कहाँ गई यार, ऊपर है क्या, किधर है? हम पढ़ रहे थे कौन से मैटर सिग्निफिकेंट है, ऐसी फाइंडिंग मतलब ऐसे मैटर दैट कुड रिजल्ट इन मॉडिफिकेशन, ऐसे मैथड जिनके कारण मुझे क्या देना पड़ जाए, मॉडिफिकेशन, चाहे वो एडवर्स हो चाहे वो क्वालिफाइड हो, तो वो मैटर तो सिग्निफिकेंट है, तभी तो तुम अपना ओपिनियन ही क्या कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो। इतना इंपॉर्टेंट मैटर होगा तो ओपिनियन मॉडिफाई करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये जो क्लाइंट्स होते हैं ना करने नहीं देते, ये बोलते तुम्हें चाहिए वो ले लो, तुम मॉडिफिकेशन नहीं आना चाहिए मेरी रिपोर्ट में। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है, धब्बा लग गया रिपोर्ट पे। कोई समझने की कोशिश करेगा क्या इन्वेस्टर कि यार ये मॉडिफिकेशन क्यों आया, नहीं कंपनी इसको सही कर लेगी या सब कुछ सही हो जाएगा, अरे धब्बा लग गया तो लग गया। मॉडिफिकेशन मतलब क्लीन रिपोर्ट नहीं है, बात खत्म, ठीक है, ओके। इसीलिए क्लाइंट हमेशा ये चाहता है कि मॉडिफिकेशन, और एक्चुअली प्रैक्टिकली भी सच बताऊं मॉडिफिकेशन बहुत ही रेयर इशू होता है, ठीक है। या तो मैटर को अंदर ही सुलझा लिया जाता है या फिर वो मैटर ही हटा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन मॉडिफिकेशन जल्दी से क्लाइंट इशू नहीं करने देता है, और हम अपनी रिपोर्ट ना पब्लिकली जारी करने से पहले एक्चुअली मैनेजमेंट को दिखाते हैं, उनको पता तो होना चाहिए ना उनके बारे में क्या बोलने वाले हैं हम कल, ओके।
तो उनको दिखाते तो पहले ही सुलझा लेते उस मैटर को, लेकिन जो रूल्स है वो तो रूल्स है, खैर मॉडिफिकेशन होता भी है। डिस्क्लेमर तो मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब मजाक ही बन गया कंपनी का। ऑडिटर बोल रहा मैं ओपिनियन नहीं दे रहा इन पे, हट ओपिनियन नहीं दे रहा, सही गलत तो छोड़ो, इस लायक ही नहीं कि इन पे ओपिनियन दिया जाए। सोचो, डिस्क्लेमर तो बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंस होता है, मॉडिफिकेशन तो फिर भी ठीक है, क्वालिफाइड तो बहुत देखे हैं मैंने, छोटे छोटे इशू हो जाते हैं तो इसको ठीक भी कर लेते हैं। बिल्कुल ही क्लाइंट नहीं मानता तो इशू करना ही पड़ता है। आप बोलते हो इसको सही कर ले, नहीं सही कर ले, नहीं ठीक है, हमारे पास तो हथियार है कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं। बट डिस्क्लेमर का मतलब है दोनों पर बात आती है, ऑडिटर पर भी और क्लाइंट पर भी, ठीक है। तो डिस्क्लेम बहुत ज्यादा रेयर सर्कमस्टेंस में होता है, पर हुआ होगा डेफिनेटली, तभी ऐसा पर्सपेक्टिव बनाया गया है, ओके। या फिर जहां पर ईओएम पैराग्राफ इंक्लूड किया जाता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ईओएम आप ऑडिट रिपोर्ट में पढ़ना, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये है आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ओपिनियन वाला कैसा लगा? अच्छा था, है ना? तो कुछ कुछ चीजें अच्छी है आपके ऑडिट में भी, सारे बेकार नहीं है। मतलब मैंने जब ऑडिट का पेपर दिया था इंटर में, फाइनल में भी, दोनों टाइम मैंने बहुत क्वेश्चंस देखे थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स देखे थे। मतलब ये तो पढ़ी ही थी, ओके, मैंने भी इसी बुक से पढ़ाई करी थी, ठीक है। ये तो फाइनल में, इंटर में नहीं, इंटर में तो मुझे याद ही नहीं है मैंने क्या क्या था, ओके। सो बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखे थे। क्वेश्चन देखने का ना बहुत फायदा होता है, पता है क्या होता है कि कभी कभी ना हमें ना आंसर आता होता है पर हमें ये नहीं पता कि इसका क्वेश्चन क्या बनता है। आंसर याद है, टॉपिक तेरे को सारे याद है फर्स्ट चैप्टर के, पर ना क्वेश्चन देख के तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसका आंसर वही है क्या जो मुझे याद है। जब तुम्हें ये पता ही नहीं है कि इस टॉपिक का क्वेश्चन क्या बनता है तो तुम वो लिखोगे कहां? इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए क्वेश्चंस देखना, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है, खाली आपको ना बस पढ़ लो रट लो ये नहीं होता है। कभी कभी ना हमारा देखा हुआ क्वेश्चन होता है, एग्जाम में आ जाता है, हमें कॉन्फिडेंस हमारा अलग होता है, चाहे हमें वो पहले से ही आता हो, पर हमारा वो देखा हुआ होगा ना क्वेश्चन एज इट इज, तो कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता है? होता है। अरे तो देखा हुआ है, इतने में कॉन्फिडेंस बूस्ट अप और इतने में तुम्हारा माइंड उसका आंसर दे देगा हैंड टू हैंड, और ऐसे तुम्हें 2 मिनट सोचना पड़ेगा उसका आंसर। तो माइंड की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत है। साइकोलॉजी की टीचर बनने वाली थी पहले, मैं बन गई ऑडिट की। मैं बहुत ज्यादा देखती हूँ सच में, साइकोलॉजिकल जो चीजें होती है या ये जो पॉडकास्ट होते हैं, आई यूज टू हियर लॉट ऑफ पॉडकास्ट, और बहुत सारी इस तरह की चीजें, क्योंकि लाइफ में ना पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, काम भी सभी कर रहे हैं, हमारे जैसे थे घर भी सभी चला रहे हैं, लेकिन सब और लाइफ में प्रॉब्लम सबकी है। आपको क्या लगता है आप ही की है? तुम तो इतनी इजी फेज में हो, मतलब गोल्डन पीरियड है, गोल्ड वाकई में। सब क्या बोलते हैं बचपन गोल्डन पीरियड होता है, पढ़ाई वाला जो फेज होता है ना ये गोल्डन पीरियड होता है। ये हमें भी लगता था कि आके देखो हमारे फेज में क्या है, ये इतना प्रेशर है, सुबह से रात तक तो पढ़ते रहते हैं और घर जाके भी मम्मी ऐसा खाना देती है, दाल और भिंडी मन नहीं होता है खाने का। जंक फूड खाने नहीं देते हैं, और वापस अगले दिन आओ टेस्ट दो, संडे को भी बुला लेते हो, ठीक है। इतना गोल्डन पीरियड तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तुम्हें अब रियलाइज हो रहा है कि यार सब सही कहते थे वाकई में। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती है, और लगता है कि क्यों हो रहे हैं बड़े, पता नहीं, मतलब डेली मैं अपने आप से पूछती हूँ कि व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी, लेकिन मैं उससे अफेक्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं नॉलेज हो गया है चीजों का, ओके। आपकी ना एंजाइटी, आपकी स्ट्रेस को कम करती है नॉलेज, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज। जब आपको उस चीज के बारे में पता होता है ना, देखो एक तो अचानक तुम्हारे सामने सिचुएशन आ जाए धम करके, हाँ ओके, और एक तुम्हें पहले से पता हो कि यार कल ये प्रॉब्लम आने वाली है, आएगी तब भी, आएगी दूसरी सिचुएशन में भी, पर क्या फेस करने का तरीका नहीं बदलेगा? अरे डेफिनेटली बदलेगा। इसीलिए एक्चुअली पहले मैं ना इतनी इतनी सी चीजों पर इतनी जल्दी स्ट्रेस लेती थी, मतलब तुम तो बहुत चिल आउट बच्चे लगते हो मुझे देखने में, मैं तो बहुत ही ज्यादा। लेकिन जैसे ऐसे चीजों के बारे में जानना शुरू किया, माइंड को जानना शुरू किया, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है बातों का, ओके। तो अभी चीजें बोरिंग लगती है तुम्हें कभी कभी, लेकिन माइंड गेम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक इन लाइफ। अगर वो किसी को समझ में आ गया तो बाद में तो ये तो करना ही है, ये तो स्टैंडर्ड है। मैंने मेरे अभी एक वीडियो में भी बोला, स्टैंडर्ड है, सबके साथ होता है, डर लगना, एंजाइटी होना, कोई बड़ी बात नहीं है। उसको डील करना सबका अलग अलग है, उसको डील कर। कुछ बच्चे फाउंडेशन चक्कर खा के गिरते हैं ना एग्जाम हॉल में, और कुछ बच्चे एकदम दे देते पेपर। डर उसको भी लग रहा था जो चक्कर खा के गिरा है, डर उसको भी लग रहा है जो फर्स्ट आया है, बस खाली डील करने का तरीका अलग है, कुछ भी नहीं है, और है ना।
घर में कोई सिचुएशन होती है सब सेम तरह से रिएक्ट करते हैं क्या? पापा अलग ही रिएक्ट करेंगे वो तो, है ना। और मम्मी फिर भी ना सब कुछ चीजों को संभालने में ज्यादा फोकस होता है, ओके। और हम तो तमाशा देखते हैं, वो कह रहा है देखे तो सही। तो डीलिंग सिचुएशंस डिफरेंट है, सिचुएशन तो वही है। तो ऐसे ही ये एग्जाम्स है, पढ़ाई है, तुम्हें लग भी रहा होगा 6-6 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना, और भारी तो देखो है ना। मैं ये तो नहीं, मैं कभी नहीं कहती कि ना इंटर इजी है, मैं फाइनल तो खैर कह ही नहीं सकती कि इजी है, ओके। इवन फाउंडेशन भी मैं कभी नहीं कहती कि इजी है, क्योंकि जो बच्चा उस फेज में होता है, वहां बैठा होता है, वो उसी को पता है कि ना वो सिचुएशन कैसे पास आउट करता है, क्लियर आउट करता है। सो इजी नहीं है, मैं कभी भी आलतू फालतू बात नहीं करूंगा, अरे इजी है क्या है, ये कुछ भी नहीं है, आगे आके देखो और क्या क्या। खैर वो बात है, लेकिन तुम्हारा फेस भी तुम्हारे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, यही तुम्हारा स्ट्रगल है, यही तुम्हारी बैटलफील्ड है जो तुम्हें फाइट करनी है, ओके। लेकिन मानो कि अगर ये ना हो तो फिर क्या हो, क्या करो तुम? कोरोना वाला टाइम देख लिया भाई, जहां किसी के पास कोई काम नहीं था, कुछ नहीं था, उससे बुरा कुछ भी नहीं होता, है ना। उससे वो तारक मेहता में उसने बोला था ना कि ना जान है तो जहान है, ऐसा नहीं है, काम है तो जहान है, ऐसा ही है। मतलब दुनिया में सबसे बुरी चीज कोई है तो वो क्या है? खाली बैठना, कुछ नहीं होना, मेरे पास कुछ लड़ने के लिए है ही नहीं, कुछ स्ट्रगल करने के लिए है ही नहीं, कुछ आज ना कुछ सॉल्व करने के लिए है ही नहीं। ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि ओहो इसको सॉल्व कैसे करूंगी, मेरे पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास आज प्रॉब्लम ही नहीं है। इसका मतलब तुम डेफिनेटली गलत ट्रैक पे चल रहे हो। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तुम डेफिनेटली गलत ट्रैक पे चल रहे हो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं हो। जब भगवान आए थे यहाँ, उनकी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम थी, तो तुम तो क्या हो? कुछ भी, तुच्छ प्राणी, तुच्छ प्राणी, एग्जैक्टली तुच्छ प्राणी भी नहीं है अभी फिलहाल अपन तो, ओके। सो अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आनी चाहिए। नहीं आएगी तो सोचो कि मैं क्या गलत कर रहा हूं जो मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही, कुछ तो गलत कर रहा हूँ, कुछ तो गलत कर रही हूँ। बात समझ में आई क्या? ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें अपन करते रहेंगे, मेरा चैनल यूं ही जारी रहेगा। ठीक है, ऑडिट के साथ साथ क्या 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 बोल रहे रे? यस, क्या सावधान इंडिया थोड़ी चल रही है? खुश रहिए, मेरा एक ही टैगलाइन है, स्टे हैप्पी। खुश रहना ज्यादा जरूरी है हर चीज से। मैम ये घर वालों को भी समझाओ कि खुश रहने दें हमें, और पहले तो सर को समझाओ कि हमारी क्लासेस कम करें और खुश रहने दें हमें।